अगर आप पढ़े लिखे हैं, ये बात ज़हन में रखिए, पटवारी आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। बात फिर वहीं पे आ जाती है, अगर आप लीगल एडवाइस ले लें तो आपको कुछ भी नहीं होगा। लीगल एडवाइस नहीं के अच्छे वकील से आप एडवाइस ले लें जो इस काम को जानता हो। पटवारी आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तहसीलदार आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा। गोरख धंधा ऐसा बनाया हुआ है कि आप लोग, अब पहले क्या होता था, फर्द होती थी, एक तो माशाल्लाह उनकी पांव से लिखी हुई तहरीर होती थी, वो परेशानी होती थी। एक वो शिकस्ता राइटिंग पहले लिखते, अब तो राइटिंग समझ आ जाती है, किसी जमाने में शिकस्ता राइटिंग होती थी, वो बाकायदा एक सिर्फ होती थी राइटिंग, उसको पढ़ना तो इंतहाई मुश्किल था। वो तो आप अंदाजे से पढ़ते थे, वो तो होता ही अंदाजा था कि इसने ये लाइन लगाई है, इसका मतलब इसलिए है, ये लाइन लगाई है, ये जलसा आम है, ये लाइन लगाई है, इसका मतलब ये है। वो कोई शॉर्ट हैंड से भी अजीब सी जुबान थी। अब मैं आपसे जो बात करने लगा हूं कि पटवारी अगर आपको ब्लैकमेल करता है और उसके साथ तहसीलदार भी मिला हुआ है और आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप बोलना जानते हैं, आप अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं, तो यकीन मानिए ये पटवारी और ये तहसीलदार आपको कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ अपनी नौकरी, अपने ओहदे के सर पे बादशाह होते हैं और उनको बादशाह बनाया है हमने। उसकी वजह, हम 10 एकड़, 50 एकड़, 200 एकड़, 2000 एकड़, 10,000 एकड़ के मालिक जरूर हैं, लेकिन हम इतना गवारा नहीं करते कि ये प्रॉपर्टी को समझ भी लें हम। पटवारी कहीं हमसे एक अक्षरा में लाइन को ये लदा करके हमें फारग ना कर दे। हम लेजी हैं, हम उसको समझना नहीं चाहते। अब आगही आ गई है, अब लोग समझना चाहते हैं कि इनके गोरख धंधे क्या। फर्ज करें आपने पटवारी से, अब देखिए ना, एक छोटा सा काम होता है। अब ये एडीएलआर को ब्लैकमेल कैसे करते हैं, इन्होंने सारा रिकॉर्ड एडीएलआर को नहीं दिया, किस्म जमीन उनके पास अवेलेबल ही नहीं है, किस्म जमीन मैनुअल तौर पे पटवारी के पास मौजूद है, क्योंकि उसका हर साल सर्वे होना होता है, हर साल वो सिस्टम। अब शायद आहिस्ता 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 5-10 सालों में एडीएलआर मुकम्मल हो जाए। अब एक बंदा आ जाता है, वो कहता है जी मुझे ये फर्द चाहिए। अब एडीएलआर आपको फर्द निकाल के दे देता है, फर्द बै उधर से फ्रीज कर देता है। अब उसको ज़रई या सकनी या कमर्शियल, ये बाइफर्केशन नहीं है उस फर्द में, फर्द बै जारी हो चुकी है। अब अगर आप रजिस्ट्री करवाने जाते हैं तो पहला ऑब्जेक्शन वो लगाएंगे, जनाब इस फर्द पे नोयत जमीन नहीं लिखी हुई। नोयत जमीन अगर लिखी होगी तो उसके मुताबिक आपके ऊपर वो फीसिस लगेंगी। अब आपने 2 एकड़ ज़रई जमीन खरीदी है, फर्द जो है वो साइलेंट है, आप जाते हैं पटवारी के पास, वो कहता है पैसे दे। आप कहते हैं जी ये ज़रई जमीन है, वो लिख देता है सकनी, रेजिडेंशियल, ज़रई नहीं लिखता। अब अगर आप 2 एकड़ ज़रई जमीन खरीद रहे हैं, फर्द पे सकनी है, तो आपको लाखों रुपया फीस जमा करवानी पड़ेगी बीसी रेट के मुताबिक। अब इसके लिए वो ब्लैकमेल करेगा। फिर अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह अल्लाह करके आपकी रजिस्ट्री हो जाती है, तो जब आप इंतकाल पे के लिए जाते हैं, एक बात बहुत जरूरी है, इंतकाल के लिए आपने कभी अपनी असल रजिस्ट्री पटवारी को नहीं देनी। ये मैं केसेस कर चुका हूं। आप असल रजिस्ट्री पटवारी को देते हैं, वो उसको घुमा देता है, और घुमाने के बाद एक फसाद खड़ा हो जाता है, उन रजिस्ट्रियों पे रजिस्ट्रियां बन जाती हैं और वही पटवारी करवाता है।
पटवारी लोगों के साथ मिलके कुछ अनअटेंडेड पीस ऑफ लैंड पड़े होते हैं, अनअटेंडेड प्लॉट्स पड़े होते हैं, अनअटेंडेड खेत पड़े होते हैं, बंजर है, 16 साल से कोई नहीं। पटवारी को पता है कि वो ये पड़े हुए, वो जाली दस्तावेजात लोगों से बनवाता है, बनवा के उनके नाम ट्रांसफर करवाता है और पैसे लेता है, और बाद में 20-20 साल बाद जाके पता चलता है कि ये तो हमारे साथ फ्रॉड हुआ। अगर पटवारी आपको ब्लैकमेल करता है तो आपके पास फोरम है तहसीलदार। अगर तहसीलदार उसके साथ मिला हुआ है तो आपके पास है फोरम एसी का। एसी भी अगर उनके साथ मिला हुआ है तो आप कलेक्टर के पास से, कलेक्टर से नहीं होता तो आप कमिश्नर के पास चले, कमिश्नर से नहीं होता तो आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में चले। आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। पटवारी ब्लैकमेल नहीं कर सकता। पटवारी एक अनपढ़ आदमी है, उसका नॉलेज सिर्फ और सिर्फ इन जमीनों की हद तक है। आपका नॉलेज उससे बहुत ज्यादा है। आप उससे बहस करें, आप अपने, अगर आप राइट पे डट जाए। इन पटवारियों ने तरह तरह से ब्लैकमेल करना होता है, लेकिन जब इनके रजिस्टर हाई अप्स के पास पहुंचते हैं तो वो सब कुछ ठीक होता है। वो कहते जी इस दरखास्त में ये एलिगेशन लगाया, काबा ये रजिस्टर आपके सामने है। पटवारी तहसीलदार लेवल के लोगों ने ये अपने जहन में बैठा लिया हुआ है कि लोग मेरे खिलाफ जाने के लिए हायर फोरम में खज्जल नहीं होंगे। इतना कोई कर ही नहीं सकता। इनकी सारी अकड़ इनके ओहदे में। जब एक एप्लीकेशन जाएगी कि ये मुझसे रिश्वत मांगता है, इनकी सारी हवा निकल जाएगी। वो निकलती है, ये आपके पांव पड़ेंगे कि वो एप्लीकेशन वापस ले लें, जो कहते हैं करते हैं। तो वहां पे एक ट्रू पैट्रियट सिटीजन का जवाब होना चाहिए कि मैं जो कहता हूं वो क्यों करो, जो कानून कहता है वो करो। आपने जमीन खरीदनी है, सबसे पहले जमाबंदी ले, आपको पहले मालिक से लेके आज तक के मालिक का पता चल जाएगा। और घबराना नहीं है उसमें। अगर आप जिससे खरीदे उसका नाम नहीं लिखा हुआ तो घबराना नहीं है। यहां पे पटवारियों ने और तहसीलदारों ने जमाबंदी के रजिस्टर जो रखे हुए हैं वो 5-5 साल उसको जमाबंदी करवाते ही नहीं, 10-10 साल भी नहीं के मौजों में होती। इसका ये मतलब नहीं है कि जमाबंदी में अगर एक बंदा है, ओरिजिनल ए है, ए ने बी को भेज दी, बी ने सी को भेज दी, सी ने डी को भेज दी। अब डी ने ई को बेची, ई से एफ ने खरीद ली। अब एफ गया जमाबंदी का चेक करने तो पता लगा कि ए से डी तक तो सारा कुछ मौजूद है, ई मिसिंग है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वो रजिस्टर हकदारान में मालिक है, उसका इंतकाल चढ़ चुका हुआ है, लेकिन जमाबंदी में नहीं है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो जमाबंदी जब होगी अपने प्रोसेस के साथ तो फिर ई का नाम भी आएगा, आपका नाम भी आएगा उस जमाबंदी। लेकिन जो करने की चीज है कि ई का नाम अगर उस जमाबंदी में नहीं है तो आप डी से पूछें कि हाँ जी आपने किसको बेची जमीन। आप ये ना कहें कि आपने ई को बेची। हो सकता है ई ने डी को जनाब अप्रोच किया हो, या डी वैसे ही शरारती हो, वो आपको झूठ बोल दे। आप उससे पूछिए कि आपने जमीन किसको बेची। वो अल्टीमेटली आपको फिर बताएगा कि मैंने ई को बेची। आप सी के पास जाएं, हाँ जी आपने डी को जमीन बेची, उनके लवाहकों के पास चले जाएं अगर वो फौजशुदा है। जमाबंदी में ये विजिलेंस है। पटवारी ब्लैकमेल करता है, पैसे मांगता है, आपको हिचकिचाहट की जरूरत ही नहीं। आप मत हिचकिचाएं, आप फौरी तौर पर उसके खिलाफ दरखास्त दें, तहसीलदार को दें,
तहसीलदार एक्शन नहीं लेता तो एक और एप्लीकेशन लिख के आप एसी के सामने पेश हो जाए कि मैंने ये पटवारी के खिलाफ एप्लीकेशन दी थी, पटवारी ने कहा तहसीलदार मेरा अपना बंदा है, मैंने नहीं माना, मैंने तहसीलदार को एप्लीकेशन दी, तहसीलदार ने कोई काम नहीं किया, इसका मतलब पटवारी दुरुस्त कह रहा है कि तहसीलदार भी उसका पार्ट एंड पार्सल है, एसी उस एप्लीकेशन को टेक अप करे। अगर ये है तो उससे ऊपर, अगर वो है तो उससे ऊपर। थोड़ा सा आपको जमीन खरीद रहे हैं, मालक बन रहे हैं, तो फिर आपको अपने राइट्स पे डटना भी चाहिए। लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं कि जी मेरी प्रॉपर्टी का तो कोई और मालक निकल आया, मेरी प्रॉपर्टी का तो 3 मालक निकल आए। भाई अगर आपने पूरी क्यूरी की हुई है जो मैंने बताया खरीदने से पहले, तो उसके बाद ब्रांचेस निकल आई हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। वो सब दाएं बाएं जितनी रजिस्ट्री आएंगी वो सब बोगस होगी। अगर आपने ये इंक्वायरी पूरी की हुई है खरीदने से पहले, आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड देखा हुआ पूरा, छांट ली हुई है, आप यकीन रखें, यकीन कामल रखें कि अगर आपने ये सारी इंक्वायरी खुद या अपने वकील के जरिए करवाई हुई है, तो फिर आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो सकता। अगर खुदा ना खास्ता फिर भी फ्रॉड, इंक्वायरी का मतलब ये नहीं कि आपने जमाबंदी के देखी और देख के आ, नहीं, उसकी नकल लें। फर्क पटवार देख ली, नहीं, उसकी नकल लें। फर्क सरकार देख ली, देखने से नहीं, नकल लें। जो जो देख रहे हैं उसकी नकूलात लें, अटेस्टेड कॉपीज लें बराए रिकॉर्ड। उसके बाद आप जमीन खरीदें। पटवारी का आपको उसी वक्त पता चल जाएगा जब आप कहेंगे ना हमें इसकी सर्टिफाइड कॉपी दो, उसी वक्त पता चल जाएगा कि पटवारी ने कोई हरामजदगी की हुई है या नहीं की। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपके सवालात के जवाब दे दिए। पटवारी या तहसीलदार को टैकल करना कोई मुश्किल नहीं, बस आपने हिम्मत होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपके सवाल